भारत के लोग चुनाव में अपना वोट उम्मीदवार को नहीं बल्कि अपने जाति को देते हैं, जिसकी वजह से हमारा देश धीरे धीरे जाति के आधार पर टूटता, बिखरता और बर्बाद होता जा रहा है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि आप किसी चीज का निर्माण जाति के आधार पर नहीं कर सकते, आप किसी राष्ट्र का निर्माण जाति के आधार पर नहीं कर सकते, आप नैतिकता का निर्माण जाति के आधार पर नहीं कर सकते। अगर आप किसी वस्तु या राष्ट्र का निर्माण जाति के आधार पर करेंगे तो उसमें दरार आ जाएगी, वो कभी पूरा नहीं हो सकता। आज के इस वीडियो में हम ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे भारत में जाति की राजनीति शुरू हुई और ये हमारे लिए खतरनाक क्यों है। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, तभी आप भारत में जाति की राजनीति को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। ऐसे और इम्पोर्टेंट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आइए शुरू करते हैं। भारत में जाति की राजनीति की शुरुआत हमें स्वतंत्रता से पहले ही देखने को मिलना शुरू हो जाता है। अंग्रेजों ने अपने प्रमुख सरकारी कामों में भारतीयों की सहायता लेने के लिए भारत के उच्च जातियों का सहारा लेना शुरू कर दिया। स्वतंत्रता मिलने के बाद भी ये उच्च जातियाँ भारत के ब्यूरोक्रेसी में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहीं। स्वतंत्रता मिलने के बाद ऐसा सोचा जा रहा था कि भारत में लोकतंत्र होने के बाद जातिवाद समाप्त हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि भारत की राजनीति में जाति का महत्व लगातार बढ़ता चला गया। रजनी कोठारी, जो एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, इन्होंने कहा कि भारत की जनता जाति के आधार पर एकत्रित और संगठित होती है और जाति के आधार पर ही वोट डालती है। इसलिए न चाहते हुए भी भारत की राजनीति को जाति के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। ये जाति का राजनीतिकरण है, यानी जाति राजनीति पर हावी हो चुकी है। भारत में जाति की व्यवस्था भारत के विकास में बाधा नहीं है, बल्कि ये विकास के लिए हमारे समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जाति व्यवस्था का ही असर था कि स्वतंत्रता मिलने के बाद भारत ने अपने नीतियों के तहत संसदीय व्यवस्था और सरकारी नौकरियों में एससी और एसटी के लिए आरक्षण यानी रिजर्वेशन की व्यवस्था की, जिसके माध्यम से निम्न जातियों को समाज के मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया गया। आज के समय में जाति भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण कारक बन गई है। जातिवाद और जाति के आधार पर राजनीतिक पार्टियों और संगठनों के बनने से भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है। जब से हमारे देश में 18 वर्ष से वोट देने का अधिकार मिला है, तब से सारे जातियों की राजनीति में साझेदारी बढ़ गई है। जाति और राजनीति का आपस में गहरा संबंध है। इसे समझने के लिए हमें भारत की चुनावी राजनीति में जाति के इम्पोर्टेंस को समझना होगा। भारत की राजनीति में जाति के दो आधार हैं। इसमें पहला है कि चुनाव में जो प्रतिनिधि होते हैं वे जाति के आधार पर चुने जाते हैं और जाति के आधार पर ही राजनीतिक दल चुनाव लड़ने के लिए अपने टिकटों को बांटती है। दूसरा है कि राजनीतिक पार्टियां सिर्फ जातियों का समर्थन चाहती हैं ताकि उस क्षेत्र से उनकी सीट निकल जाए और वो लोकसभा या राज्यसभा में अपनी सरकार बना सके। कुछ राजनीतिक पार्टियों के समर्थन का आधार ही जाति हो गई है। एग्जाम्पल के लिए जैसे बहुजन समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी जिसे दलित या हरिजन लोग समर्थन करते हैं, और समाजवादी पार्टी जिसे यादव और मुसलमान लोग समर्थन करते हैं। 1980 तक ओबीसी, एससी, एसटी और जनरल कांग्रेस का समर्थन करते थे। इसलिए कांग्रेस को जातियों का महागठबंधन कहा जाता था। इन रणनीतियों के आधार पर कई राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ने के लिए जाति के आधार पर टिकट देने लगी, क्योंकि वोट डालने वाले लोग जाति के आधार पर वोट डालते हैं या वोट देते हैं। ये बहुत दुख की बात है। एक लंबे समय तक भारत के विभिन्न जातियों के लोग कांग्रेस को सपोर्ट करते थे, लेकिन कांग्रेस उनके हिसाब से एक बेहतर सरकार साबित नहीं हुई। 2014 से भारत के विभिन्न जातियों ने भाजपा का साथ देना शुरू किया। शायद इन जातियों को लगा कि बीजेपी उनके लिए एक अच्छी सरकार साबित होगी, लेकिन आज हम ठीक इसका उल्टा देख रहे हैं। लोग महंगाई के दलदल में धंसते चले जा रहे हैं।
आज भारत के युवाओं के भविष्य में बस अंधकार ही अंधकार है। न पैसा है, न नौकरी है, न परिवार में इज्जत है, न बेहतर जीवन की संभावना है। इन सब की वजह हमारे घटिया राजनेताओं की घटिया नीतियों का नतीजा है, जो अमीरों का घर भर रहे हैं और गरीबों को और गरीब बनाते जा रहे हैं। ये आम आदमी का जेब बहुत गंदे तरीके से खाली कर रहे हैं। ये हमारे देश को भीतर ही भीतर खोखला कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। इन सभी बातों को अगर हम ठीक से समझें तो इसके जिम्मेदार भी तो हम ही हैं, क्योंकि हम ऐसे लोगों को सत्ता में ले आते हैं जो हमें ही दीमक की तरह खोखला कर रहे हैं। हमें ऐसे लोगों की सरकार बिल्कुल नहीं चाहिए जो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर सत्ता में आए और हमारा ही खून चूसते हैं, हर तरीके से हमारा ही शोषण करते हैं। ये बात हमेशा ध्यान में रखिए कि देश का जब हर व्यक्ति आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से सशक्त होगा, तभी वास्तविक रूप से हमारा देश भारत एक मजबूत, सशक्त और समृद्ध राष्ट्र बनेगा। नहीं तो आज भी हम गुलाम ही रहेंगे। आज़ादी से पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे और आज अपने ही देश में हम पूंजीपतियों के गुलाम बनते जा रहे हैं, हम पैसे वालों के गुलाम बनते जा रहे हैं। आज की जो सरकार है वो हमारी आपकी सरकार नहीं है, वो आम आदमी की सरकार नहीं है, ये पूंजीपतियों की सरकार है, ये पैसे वाले लोगों की सरकार है, जो हर भारतीय व्यक्ति का, हर आम व्यक्ति का, हमारा और आपका खून चूस रहे हैं। और ये बात अंदर ही अंदर हम सब जानते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम बर्बाद होते रहेंगे और हमारा देश भी बर्बाद हो जाएगा। अभी भी समय है, हम सबको मिलकर काम करना होगा। हमें ऐसे लोगों को सत्ता में लाना होगा जो हमारे लिए काम करें, तभी हम वास्तविकता में अपने देश को बचा सकते हैं और अपने भविष्य को बचा सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम बस यही चाहते हैं कि आप जो मत देते हो, आप अपना जो वोट देते हो, आप बहुत जिम्मेदारी से दीजिए। आप धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, किसी के आधार पर भी अपना वोट मत दीजिए, बल्कि आप बहुत ही सोच समझ के वोट दीजिए, क्योंकि आपका वोट ही आपका भविष्य बनाता है, आपका जीवन बनाता है, और ये बहुत जिम्मेदारी का काम है। इसलिए सही लोगों को सत्ता में लाइए और अपने जीवन को बेहतर करें, समृद्ध करें, जिससे राष्ट्र भी बेहतर और समृद्ध होगा। तभी हम एक सशक्त और मजबूत भारत का निर्माण कर पाएंगे। जय हिंद।